ग्रुप एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टर्म्स ऑफ ट्रेड पर चर्चा करेंगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की शर्तें। इससे पूर्व प्रस्ताव वक्र का अध्ययन किया था। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम टर्म्स ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी, यानी निर्यात की गई वस्तु की कीमत एवं आयात की गई वस्तु की कीमत का अनुपात व्यापार की शर्तें कहलाता है। अंश में क्या है? निर्यात की गई वस्तु की कीमत है और हर में आयात की गई वस्तु की कीमत। अगर दो राष्ट्रों के बीच में अपन बात कर रहे हैं तो उस राष्ट्र के जो एक्सपोर्ट होंगे वो दूसरे राष्ट्र के लिए इंपोर्ट हो जाएंगे और जो दूसरे राष्ट्र के इंपोर्ट हैं वो इस राष्ट्र के लिए क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट हो जाएंगे। इसलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ द लेटर आर इक्वल टू द इनवर्स और रेसिप्रोकल, यानी निर्यात करने वाले देश के लिए जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो दूसरे देश के लिए रेसिप्रोकल टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगा, यानी वो उसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अगर एक्स और वाई दो देशों के बीच में व्यापार किया जा रहा है तो एक्स कंट्री के लिए पी एक्स अपॉन पी एम है, वो वाई कंट्री के लिए उसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी पी एम अपॉन पी एक्स हो जाएगा। अब इस टर्म्स ऑफ ट्रेड का मापन कैसे किया जा सकता है? इस टर्म्स ऑफ ट्रेड को मापने के लिए द रेशियो ऑफ प्राइस इंडेक्स। अब देखिए कि अगर एक ही वस्तु है तब तो पी एक्स अपॉन पी एम हो गया, लेकिन अगर कई वस्तुएं हैं तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो होगा द रेशियो ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट, यानी निर्यात की गई वस्तुओं का कीमत सूचकांक बटे आयात की गई वस्तुओं का कीमत सूचकांक। दो से अधिक वस्तुएं होने पर जो व्यापार की शर्त का फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा: निर्यात की गई वस्तुओं का कीमत सूचकांक डिवाइडेड बाई आयात की गई वस्तुओं का कीमत सूचकांक। और अगर इस रेशियो को हम 100 से गुणा कर देते हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड परसेंटेज में काउंट हो जाती है। जो ये रेशियो आता है उस रेशियो को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड किस में आ जाएगी? आपके परसेंटेज के अंदर। इसको हम वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त कहते हैं। जब हम एक वस्तु और एक्सपोर्ट की गई वस्तु और इंपोर्ट की गई वस्तु के बीच में टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालते हैं तो वह वास्तव में क्या होता है? वस्तु व्यापार की शर्त होता है। कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाता है, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसको बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कह सकते हैं। एज सप्लाई एंड डिमांड कंसिडरेशंस, देखिए ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसको कई चीज़ें प्रभावित करती है, जैसे कि वस्तु की मांग और पूर्ति, जैसे कि प्रस्ताव वक्र वो किस तरीके से शिफ्ट करता है, जैसे कि व्यापार के आकार में परिवर्तन होना, ये सारी चीज़ें टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित करती है। अगर एक राष्ट्र की टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार होता है तो इसका ऊपरी तात्पर्य यह है कि ये उस राष्ट्र के लिए लाभदायक है,
क्यों लाभदायक है? क्योंकि वो राष्ट्र जो कीमतें प्राप्त करता है अपने निर्यात के बदले में, वो आयात की कीमतें जिसका कि वो भुगतान करता है उसके बदले में अधिक होती है। देखिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड का अच्छा होना कब होगा? जब निर्यात की गई वस्तु की जो कीमत उसको मिल रही है वो तुलनात्मक रूप से बढ़े, और जिस वस्तु का वो आयात कर रहा है तो उस वस्तु के लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा, उनकी कीमतों का भुगतान अगर कम होगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो उसके पक्ष में माना जाए। निर्यात की गई वस्तु की कीमत अगर अच्छी मिलती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार माना जाता है, और आयात की गई वस्तु की कीमत का भुगतान कम करना पड़ता है तो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर सुधार की स्थिति मानी जाती है। एक उदाहरण के द्वारा इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। अगर राष्ट्र एक एक्सपोर्ट करता है कमोडिटी एक्स को और इंपोर्ट करता है कमोडिटी वाई को, राष्ट्र एक्स वस्तु का निर्यात करता है और वाई वस्तु का आयात करता है, तो उसकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी वो पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई हो जाएगी, क्योंकि पी एक्स क्या हो जाएगा? निर्यात की गई वस्तु की कीमत। पी वाई क्या हो जाएगा? आयात की गई वस्तु की कीमत। और इसी प्रकार वस्तुओं का समूह है तो वो वस्तुओं के समूह का इंडेक्स हो जाएगा। इसलिए पी एक्स अपॉन पी वाई बराबर पी बी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बराबर 1 हो जाएगा। और इसको अगर अपन 100 में गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज में काउंट हो जाएगा। इफ नेशन वन एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड मैनी कमोडिटीज, अगर एक राष्ट्र कई वस्तुएं निर्यात करता है और कई वस्तुएं आयात करता है जैसा कि वास्तव में होता है, तो पी एक्स क्या हो जाएगा? इंडेक्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट प्राइसेस। पी एक्स जो है, इस फॉर्मूले का जो पी एक्स है वो क्या 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 कहलाएगा? आपके निर्यात वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक हो जाएगा। उस समय यह पी एक्स जो होगा वो क्या कहलाएगा? निर्यात वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक हो जाएगा। और पी वाई क्या हो जाएगा? पी वाई हो जाएगा आपके आयात की गई वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक। आयात की गई वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक, तो पी एक्स अपॉन पी वाई हो जाएगा। और ये एक्स सभी निर्यात की गई वस्तुओं का कीमत सूचकांक, और वाई सभी आयात की गई वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक हो जाएगा। अब इस अवस्था में जो दूसरा राष्ट्र होगा उसके लिए एक्सपोर्ट कमोडिटी क्या है? वाई है। इसके लिए जो नेशन फर्स्ट के लिए जो इंपोर्ट होगा वो नेशन टू के लिए क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। तो नेशन टू के लिए एक्सपोर्ट कमोडिटी क्या हो जाएगा? वाई। और उसके लिए इंपोर्ट कमोडिटी क्या हो जाएगा? एक्स। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ नेशन टू क्या हो जाएगा? पी वाई अपॉन पी एक्स। यानी अगर नेशन फर्स्ट के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड पी एक्स अपॉन पी वाई है, तो नेशन वाई के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? पी वाई अपॉन पी एक्स। वो उस संदर्भ में भी ठीक है जब वो एक वस्तु है, और उस संदर्भ में भी ठीक है जब वो एक वस्तुओं का समूह है। तो नेशन फर्स्ट के टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो है आपके पी एक्स अपॉन पी वाई, और नेशन सेकेंड की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी वो जस्ट इसकी इन्वर्स होगी, और वो हो जाएगी आपकी पी वाई अपॉन पी एक्स। इसलिए ये कहा गया है कि रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होती है नेशन वंस टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑल्सो इक्वल टू द 1 और 100। यानी नेशन टू और नेशन वन की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी वो क्या होगी? एक दूसरे की इन्वर्स होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी पी एक्स अपॉन पी वाई है और इसकी क्या है? पी वाई अपॉन पी एक्स है। क्यों? क्योंकि जो नेशन फर्स्ट का एक्सपोर्ट है वो नेशन सेकंड का क्या है? इंपोर्ट है। और जो नेशन फर्स्ट का इंपोर्ट है वो नेशन सेकंड का क्या है? एक्सपोर्ट है। अब देखिए, नेशन फर्स्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होता है किसी भी समय समय के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नेशन फर्स्ट की स्थिति जो है वो आवश्यक रूप से सुधरी है। नेशन फर्स्ट की स्थिति में आवश्यक रूप से सुधार हुआ है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और नेशन टू की स्थिति जो है वो आवश्यक रूप से खराब ही हुई है या डिटीरियोरेट हुआ ही हुआ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साधारणतः अपन ऊपरी तौर पर यही कहते हैं कि अगर उसको निर्यात की कीमतें ज़्यादा मिलती है तो उस राष्ट्र को फायदा हुआ है, और आयात का भुगतान उसको कम करना पड़ रहा है
तो उसको फायदा हो रहा है। एक तरफ उसको निर्यात की गई वस्तुओं की कीमतें अच्छी मिल रही है, दूसरी तरफ आयात की गई वस्तुओं की कीमत का जो भुगतान होता है वो कम होता है। तो जनरली हम ये मानते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार हुआ है और उससे राष्ट्र को फायदा हुआ है, लेकिन इसमें कई चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो हम एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार होने से आवश्यक रूप से उस राष्ट्र की स्थिति में सुधार हुआ ही होगा और दूसरे राष्ट्र की स्थिति के अंदर वर्ज यानी उसकी उसकी स्थिति में गिरावट आई ही होगी, आवश्यक रूप से आई ही होगी। ऐसा हम आवश्यक रूप से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि चेंजेज इन द नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड आर द रिजल्ट ऑफ मैनी फोर्सेज। जो व्यापार की शर्तों के अंदर जो परिवर्तन होता है वो कई शक्तियों के कारण होता है। वो उस राष्ट्र के कारण भी हो सकता है और वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के कारण भी हो सकता है। केवल उस राष्ट्र के कारण ही नहीं, बल्कि और राष्ट्रों की जो तुलनात्मक स्थिति में बदलाव हुआ है उसके कारण भी टर्म्स ऑफ ट्रेड में परिवर्तन होते हैं। इसलिए केवल टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार होने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो राष्ट्र जो है वो अच्छी स्थिति में पहुंच गया है और दूसरा राष्ट्र जो है वो खराब स्थिति के अंदर पहुंच गया है। और वी कैन नॉट डिटरमिन देयर नेट इफेक्ट ऑन ए नेशंस वेलफेयर। राष्ट्र के कल्याण पर हम शुद्ध प्रभाव नहीं माप सकते हैं सिंपली लुकिंग एट द चेंज इन द नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी केवल एक राष्ट्र की व्यापार की शर्तों में परिवर्तन के आधार पर हम ये नहीं माप सकते हैं कि उस राष्ट्र का कल्याण हुआ है या उस राष्ट्र का कल्याण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको कई शक्तियां प्रभावित करती है, जिसमें वो व्यापार करने वाले राष्ट्र तो शामिल है ही, बल्कि थर्ड वर्ल्ड भी शामिल होता है। उसकी स्थिति में तुलनात्मक रूप से किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीजें मिलकर के टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार के साथ आर्थिक कल्याण को निर्धारित करती है। केवल टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार होने से एक राष्ट्र के लोगों का आर्थिक कल्याण हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा टर्म्स ऑफ ट्रेड को समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें यह है कि जो ग्रुप 7 के कंट्रीज हैं उनकी उनकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो 1972 से लेकर के 2011 तक क्या रही थी, और उनको देख करके जो इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट है यूनिट वैल्यू बाय द इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट यूनिट वैल्यू टेकिंग 2000 एज 100, यानी 2000 को इन्होंने आधार वर्ष मान लिया है और इसको इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट यूनिट ले लिया और इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट यूनिट ले लिया। और ये जो 7 राष्ट्र हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, ये यूनाइटेड किंगडम, इटली इत्यादि, कनाडा वगैरह ये राष्ट्र लिए हुए हैं। इसको हमको केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे ही देखना है। तो ये देखिए कि अब अगर 1972 से यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड हो रहा था तो 72, 74, 80 से लेकर के 2011 तक की स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। और चूंकि 2000 को इन्होंने आधार वर्ष माना है तो वो 2000 का जो 2000 का जो ट्रेड था उसको इन्होंने 100 मान लिया और उसके आधार पर ये भी वैल्यू हो गई और उसके आधार पर ये भी वैल्यू डिसाइड हो गई। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है वो ये बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट के टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार नहीं हुआ है, गिरावट हुई है, और बल्कि कनाडा का टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार हुआ है। तो केवल कनाडा के ही टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार हुआ है, जापान के अंदर -58 गया है। तो ये एक टर्म्स ऑफ ट्रेड की स्थिति है। और ये वैल्यू कैसे निकाली गई है? एक्सपोर्ट यूनिट वैल्यू डिवाइडेड बाय इंपोर्ट यूनिट वैल्यू, और 2000 को इन्होंने क्या माना है? 100 माना है। जो 2000 की जो वैल्यू आई थी उसको उन्होंने 100 मान लिया है। तो एक्सपोर्ट यूनिट वैल्यू डिवाइडेड बाय इंपोर्ट यूनिट वैल्यू इनटू 100 करके ये वैल्यू आपके निकल जाएगी। अब केवल टर्म्स ऑफ हाँ जी बोलिए सर। अगर व्यापार की शर्तों का अवमूल्यन हो जाता है, व्यापार की शर्तों और अवमूल्यन के बीच मतलब किस प्रकार का हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा? मतलब अगर व्यापार की शर्तें अनुकूल है, अगर हम देश कहते हैं और ए देश की व्यापार की शर्तें अनुकूल है, लाभदायक है, और अगर ए देश में अवमूल्यन हो जाता है तो व्यापार की शर्तों को वो किस प्रकार से प्रभावित करेगा सर?
अभी हम उस बात पर नहीं आए हैं, अभी हम केवल टर्म्स ऑफ ट्रेड पर आए हैं। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार होने मात्र से हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस देश के कल्याण में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें कई फोर्सेस काम करती है, जिसमें से एक अवमूल्यन भी है कि एक राष्ट्र अपना मुद्रा का जो अवमूल्यन करता है, उसका उस राष्ट्र की व्यापार की शर्तों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और दूसरे राष्ट्र पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। बल्कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि केवल दोनों राष्ट्रों पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, या जो दो राष्ट्र व्यापार कर रहे होते हैं उनके कारण ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि जो अन्य राष्ट्र जो कि व्यापार में शामिल नहीं हैं, उनकी परिस्थितियों में बदलाव के कारण भी टर्म्स ऑफ ट्रेड में परिवर्तन के कारण लोगों के कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। तो जो आप अवमूल्यन की बात कह रहे हो, वो अभी आगे आएगी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अवमूल्यन होता है तो देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। जब देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, तो आपका जो एक्सपोर्ट होगा, वो तुलनात्मक रूप से क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। और जब एक्सपोर्ट तुलनात्मक रूप से सस्ता हो जाएगा, तो हर आपका कम हो जाएगा, नहीं, अंश आपका कम हो जाएगा, और उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड पर जो होगा वो विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड की सिंपल डेफिनेशन के बाद में इस टर्म्स ऑफ ट्रेड के क्या टाइप्स हैं वो समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ये जो ये जो अभी हमने जो टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ा था, वो सिंपली बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है। कौन सी ट्रेड है? बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है। जबकि इसके अलावा और भी टर्म्स ऑफ ट्रेड होती है, उनमें इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड महत्वपूर्ण है, उनमें सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड महत्वपूर्ण है, और उनमें डबल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड महत्वपूर्ण है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड की तुलना में इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड और सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और डबल टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होती है, डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होती है, वो विकासशील देशों के लिए इतनी उपयोगी नहीं होती है। अब ये उपयोगी क्यों है और उपयोगी क्यों नहीं है, इसके लिए हम इनको समझते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है? द कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एन, ये तो हो गया एन, जो कि आपके बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है। उसको हम कैसे दर्शाते हैं? रेशियो ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ नेशंस एक्सपोर्ट, जो कि पीएक्स, जो कि अभी अभी हमने बात किया था, और टू द प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट पीएम मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एन जो है वो क्या है? बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, वस्तु व्यापार की शर्त, वस्तु व्यापार की शर्त एन, जिसके बारे में अभी हमने अध्ययन किया था। वो तो होता है आपके पी एक्स अपॉन पी एम गुणा 100। अगला देखिए, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर हम एक एग्जाम्पल के अंदर 1980 को बेस ईयर मानते हैं, एन बराबर 100 मानते हैं, और हम ये पाते हैं कि 2010 तक नेशंस का जो पीएक्स है वो 5% गिरा है, लेकिन पीएम जो है, पीएम यानी इंपोर्ट इंडेक्स जो है, वो बढ़ करके 10% हुआ है, यानी 110 हो गया है। तो कमोडिटी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो क्या होगा? वो डिक्लाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि पीएक्स 5% घटा, यानी वो 95 हो गया, यानी 95 पीएम 110 हो गया। 95 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100 बराबर 86.36, यानी कि जो बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसमें 14% का डिक्लाइन हुआ है। अप्रोक्सीमेटली कितना डिक्लाइन हुआ है? 1980 से 2010 तक नेशन के एक्सपोर्ट प्राइसेस के अंदर 14% का डिक्लाइन हुआ है। अब हम इसी स्थिति में देखते हैं कि दूसरा जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वस्तु टर्म्स ऑफ ट्रेड में डिक्लाइन होने के कारण राष्ट्र को आवश्यक रूप से नुकसान होगा ही होगा। इसका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड से क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझिए। देखिए, ये रहा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या कहता है? ए नेशन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आई, इसको अपन आई के रूप में इंगित करेंगे, बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को एन के रूप में इंगित करेंगे। ये जो होता है वो होगा आपके एन बराबर होगा पी एक्स डिवाइडेड बाई पी एम गुणा क्यू एक्स। पी एक्स तो वही है और पी एम भी वही है। पी एक्स एक्सपोर्ट इंडेक्स हो गया और पी एम क्या हो गया? इंपोर्ट इंडेक्स हो गया, गुणा क्यू एक्स हुआ। अब इसमें क्यू एक्स क्या है? क्यू एक्स इज एन इंडेक्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, इज एन इंडेक्स
ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, यानी निर्यात के आकार में अगर वृद्धि हुई है तो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें ये जो आई है वो क्या करता है, नेशन एक्सपोर्ट बेस्ड कैपेसिटी टू इम्पोर्ट, यानी आयात के बदले में निर्यात की कितनी कैपेसिटी विकसित की है आपने, या निर्यात का आकार जो है ना वो कितना बड़ा है। देखिए ये मूल बात क्या है, इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, अगर आपने निर्यात का वॉल्यूम बढ़ाया है तो आपकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होगी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब हम वापस उस उदाहरण पर जाते हैं जो कि हमने अभी अभी पहले लिया था। उसके अंदर देखिए कि अगर निर्यात का आकार यानी कोएक्स जो है वो 100 से बढ़, एक 1980 में 100 था, जो बढ़ करके अगर 120 हो जाता है, निर्यात का आकार जो कि 100 था यानी 100 करोड़ का निर्यात होता था, वो अब बढ़ करके अगर 120 करोड़ का होने लग गया है, तो उस टर्म्स ऑफ ट्रेड में किस प्रकार का सुधार हुआ है वो हम देखते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड तो वही होगा कि पी एक्स, यानी ये एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स हो गया और ये इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स हो गया 110 हो गया। एक्सपोर्ट इंडेक्स कम हुआ था 95 और इंपोर्ट इंडेक्स बढ़ा था, इसलिए ये 110 हो गया और गुणा 120 हो गया। क्या है 120? 120 है ये इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी निर्यात के आकार में वृद्धि हुई है, 100 से बढ़कर वो 120 हुआ है। तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका 0.8636 था उसको हम 120 से गुणा करेंगे तो बढ़ करके वॉल्यूम हो जाता है आपका 130.63, यानी इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड की दृष्टि से आपके 100 की तुलना में 103.36 हुआ है, अर्थात सुधार हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर जो कि एम टर्म्स ऑफ ट्रेड था वो डिक्लाइन हो रहा था 14%, लेकिन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो सुधार हो रहा है। क्यों सुधार हो रहा है? क्योंकि निर्यात का आकार बढ़ गया है, निर्यात का वॉल्यूम बढ़ गया है। तो निर्यात का वॉल्यूम अगर राष्ट्र बढ़ा लेता है तो विपरीत व्यापार की शर्त होने के बावजूद भी उसको 3.63 का लाभ होने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि 1980 से 2010 के बीच में नेशन ने कैपेसिटी बिल्डिंग किया है, इंपोर्ट के बदले में एक्सपोर्ट अर्निंग किया है। तो इंपोर्ट हो रहा था, उस इंपोर्ट के बदले में उन्होंने एक्सपोर्ट की मात्रा को बढ़ा दिया था और वो बढ़ाने के कारण 100 से 120 हो गया था और वो 100 से 120 होने के कारण 3.63 हो गया है, जो कि आपके सामने चाइना का उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने 1980-90 से लेकर के 2010 तक की अवधि के अंदर जो अपना एक्सपोर्ट का वॉल्यूम विभिन्न कंट्रीज के अंदर बढ़ाया, उसका फायदा उसको मिला और उसका जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड था वो उसको फायदे की स्थिति में ले गया। द चेंज इन द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग नेशन। विकासशील राष्ट्रों के लिए इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर सुधार होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभदायक है। सिंस दे रिलाई टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स फॉर देयर डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि विकासशील राष्ट्र अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट पर निर्भर करने लगते हैं और वो इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं तो अपना एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ा नहीं पाते हैं और वो उस दलदल के अंदर घुस जाते हैं जिससे कि उनको नुकसान हो जाता है। इसलिए मुख्य बात जो विकासशील राष्ट्रों के लिए इस संदर्भ में कही गई है कि विकासशील राष्ट्रों को अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैल्यूम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट वैल्यूम मतलब क्यूएक्स जो है, इंडेक्स ऑफ वैल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो वॉल्यूम के एक्सपोर्ट के वॉल्यूम को बढ़ाने में सफल होते हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड विपरीत होने के बावजूद भी वो लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। अगला होगा सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, एकल घटकीय टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब ये एकल घटकीय टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? इसमें भी पी एक्स अपॉन पी वाई तो वही है, निर्यात का प्राइस इंडेक्स हो गया, आयात का प्राइस इंडेक्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाई जेड एक्स होता है। और ये जेड एक्स क्या है? जेड एक्स इज ए प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इन द नेशन एक्सपोर्ट सेक्टर। जो राष्ट्र का निर्यात क्षेत्र है उसकी उत्पादकता का इंडेक्स है। अगर आपने अपने राष्ट्र का एक्सपोर्ट बढ़ाना है
तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। उत्पादकता का अभिप्राय प्रति श्रमिक उत्पादन। अगर एक श्रमिक के द्वारा 50 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा था, तो वो उत्पादकता में वृद्धि करना है। कैपिटल 50 लाख रुपए की कैपिटल लगा करके आप 55 लाख का उत्पादन कर रहे थे, तो उसको उत्पादकता में वृद्धि करनी है। यानी वही 50 लाख रुपए लगा करके अगर आप 56 लाख रुपए कमाने की स्थिति में आ गए हैं, और वही 5 श्रमिक से आप 50 इकाइयों का उत्पादन कर रहे थे, तो वही वापस 5 श्रमिक समरूप इकाइयां लगा करके आप 50 की तुलना में 11 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, तो आपकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो जेड क्या कहलाता है? जेड ये कहता है कि प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ नेशंस एक्सपोर्ट सेक्टर, यानी उस राष्ट्र के निर्यात क्षेत्र के अंदर उत्पादकता इंडेक्स में वृद्धि होगी, तो आपके जो व्यापार की शर्त है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है एस कहते हैं इसको, सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को। एस मेजर्स द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स द नेशन गेट्स पर यूनिट डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्बोडाइड इन इट्स एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट के अंदर लगी हुई प्रति इकाई, घरेलू साधनों की प्रति इकाई उत्पादकता जो है वो कितनी है, ये कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रोडक्टिविटी इन द नेशंस एक्सपोर्ट सेक्टर रोज, यानी बढ़ी है, 100 थी जो 1980 के अंदर, वो 2010 में 130 हो जाती है, तो नेशन सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वो कितना इंक्रीज होगा? 95, जो कि एक्सपोर्ट इंडेक्स है, 110 जो कि इंपोर्ट इंडेक्स है, और इंटू 130, यानी ये जो एस है जिसको कि हम सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, उसमें अगर सुधार होता है 130 के बराबर, तो 0.836 तो हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड, बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया, उसको हम 130 से गुणा करेंगे तो ये 112.27 हो जाएगा। यानी अगर आप अपनी उत्पादकता में, निर्यात क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, तो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड विपरीत होने के बावजूद उस राष्ट्र को फायदा होता है। और वो कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे? दिस मीन्स दैट इन 2010 द नेशन रिसीव्ड 12.27% more imports per unit of domestic factors embodied in its export than it did in 1980। यानी वो उत्पादन के साधन जो कि 1980 में उस निर्यात क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वो 2010 में उसी निर्यात क्षेत्र में 12.27% की वृद्धि हासिल कर चुके हैं। तो उसके कारण राष्ट्र की आय में सुधार होता है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड विपरीत होने के बावजूद भी उस राष्ट्र को फायदा होता है। Even though the nation shares part of productivity increase in its export sector with other nations, दूसरे राष्ट्रों के साथ भी अगर उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है, तो नेशन इज बेटर ऑफ इन 2010 देन इट वाज इन 1980। तो राष्ट्र 1980 की तुलना में 2010 में बहुत ही अच्छी स्थिति में होगा। बाय द इंक्रीज एंड इवन दो एंड डिक्लाइन, एन क्या है? बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में डिक्लाइन होने के बावजूद भी एस में वृद्धि के कारण उसके आय में वृद्धि होगी, या उसके कल्याण के अंदर, राष्ट्र के कल्याण के अंदर वृद्धि होगी। अगला जो है वो डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है। डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी द्विघटकीय व्यापार की शर्त, ये होता है पी एक्स अपॉन पी एम डिवाइडेड बाई पी एक्स अपॉन पी एम गुणा जेड एक्स अपॉन जेड एम, जेड एक्स अपॉन जेड एम। तो इसमें जो नई चीज है वो है जेड एक्स अपॉन जेड एम। तो जेड एम इज एन इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, यानी आयात उत्पादकता इंडेक्स, और जेड एक्स क्या हो गया? निर्यात उत्पादकता इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पे डी जो है वो ये बता रहा है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर्स एम्बोडाइड इन द नेशंस एक्सपोर्ट आर एक्सचेंज पर यूनिट फॉरेन फैक्टर एम्बोडाइड इन द इंपोर्ट। यानी जेडएम अगर बढ़ता है, यानी इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स बढ़ता है, आयात की जाने वाली वस्तुओं के इंडेक्स में अगर वृद्धि होती है, 100 से बढ़कर के वो 105 होता है। 1980 में अगर वो 100 था,
और 2010 में बढ़ कर के वो 2010 में बढ़ता है तो डी क्या करेगा, ये बढ़ेगा, और डी बढ़ कर के क्या हो जाएगा, ये 95/100, ये तो हो गया पी एक्स अपॉन पी एफ, और ये हो गया आपके जेड एक्स अपॉन जेड एम। 100 से 105 होता है, तो ये 105 यहाँ पे लिख दिया गया है, और इसके कारण ये जो होगा वो आपके 106.92 होगा, यानी ये बढ़ करके 6.92 बढ़ करके होता है ये 100 की तुलना में। तो लेकिन ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, द्विघटकीय टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है, ये विकासशील राष्ट्रों के लिए इतना उपयोगी नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑफ द 4 टर्म्स ऑफ ट्रेड डिफाइंड, एन जो कि बार्टर है, आई इनकम है, एस सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, और इन तीनों में अगर इसमें सुधार नहीं हुआ है लेकिन इनकम वाले में सुधार हो गया है तो भी राष्ट्र फायदे की स्थिति में रहेगा। और दूसरा सिंगल फैक्टर, यानी उसने अगर निर्यात की उत्पादकता में वृद्धि कर ली है तो भी वो राष्ट्र जो होगा वो फायदे की स्थिति में रहेगा। एंड डज नॉट हैव मच सिग्निफिकेंस for developing nation and is very seldom, if ever, measured. It was included here only to the sake of completeness. खैर इसका यहाँ क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है इसलिए डी का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व अपने यहाँ पर एन, आई और एस का है। अब अगला आ रहा है कि ये जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके लिए इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। बजाय मैं इसको कंटिन्यू करने के आपसे बात करना ज़्यादा उचित समझूंगा, तो क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है तो मैंने कर दिया है। हाँ, क्योंकि यह